भने जस्तो काम हुँदैन। गाउँभरि छन् न, गाउँभरको सबै हुन्छ विदेशी। गरे अनि in accordance with the laws of Qatar. हर हफ्ते करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब तक फीफा की कतर एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख से भी कम है, जो भारत के गांव के पॉपुलेशन से भी कम है। इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी ये 2022 के फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही है। इस कंट्री का फुटबॉल से ना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और ना ही फुटबॉल के लिए इतना क्रेज। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना और इसके पीछे के रीजंस क्या थे। चलो इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 2009 मार्च से। किसी भी फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए ये प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, करीब 10 से 12 साल पहले। इस प्रोसेस को हम बिडिंग और वोटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। पर इस सिलेक्शन का प्रोसेस मेनली 2010 नवंबर में स्टार्ट होता है, जिसमें फीफा एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स को सिलेक्ट करना था कि 2018 एंड 2022 फीफा वर्ल्ड कप को कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा। उस टाइम रशिया पर भी सैंक्शंस थे, पर फिर भी 2018 फीफा वर्ल्ड कप को रशिया ने ऑर्गेनाइज करवाया। बट मेनली हम यहाँ कतर की बात कर रहे हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कतर कैसे 2022 के बिडिंग प्रोसेस को जीत गया। पर हम देखें तो ना ही कतर के पास फुटबॉल के लिए स्टेडियम्स थे और ना ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही अदर फैसिलिटीज़। और जिस टाइम फीफा ऑर्गेनाइज होता है उस टाइम कतर के वेदर का बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण फीफा को अपना स्केड्यूल नवंबर एंड दिसंबर में करना पड़ा। पर फीफा एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स ने कतर के अंदर इतने स्पेशल क्या देखा कि कतर को फीफा 2022 की होस्टिंग कंट्री बना दी। इस सारे प्रोसेस के पीछे ब्राइबरी यानी घुसखोरी का हाथ था। 2020 मार्च यूएस की रिपोर्ट में ये बताया गया कि उस टाइम रशिया 2018 और कतर 2022 को सिलेक्ट करने के लिए फीफा के मेंबर्स को इन कंट्री ने ब्राइब किया था, जिसके कारण सेप ब्लैटर जो उस टाइम फीफा के प्रेसिडेंट थे उनको भी ब्राइबरी में पकड़ा गया और उनको इसकी पोस्टिंग से हटा दी गई। कतर वर्ल्ड कप में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। कतर वर्ल्ड कप में शराब पीना मना है, LGBTQ के ऊपर भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, होमोसेक्सुअलिटी पर और भी ऐसे रूल्स जो फीफा के अगेंस्ट थे। पर फिर भी फीफा के मेंबर्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कुछ नहीं कहा। जी हाँ, वो फीफा जो ह्यूमन राइट्स को फॉलो करता है। अगर हम इस टॉपिक के और डीप में जाएं तो हम देखेंगे कतर ने वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्टेडियम्स, होटल्स बनवाने के लिए बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाया था। इनमें से 90% माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अदर कंट्रीज से थी। इन सारे माइग्रेंट वर्कर्स में से करीब 6500 माइग्रेंट वर्कर्स हीट, गर्मी में और बैड कंडीशंस के कारण मारे गए। यहाँ तक कि कतर ने ना ही उन माइग्रेंट वर्कर्स को पूरा पैसा यानी वेज भी नहीं दिया और उन सबको बुरी कंडीशंस में रखा। ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिटी के कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं। कतर इतने पैसे जो वो पानी की तरह बहा रहा था, उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा स्पोर्ट्स वॉशिंग का हुआ। स्पोर्ट्स वॉशिंग एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि कोई भी बड़ा इंडिविजुअल ग्रुप और कोई भी कंट्री स्पोर्ट्स का यूज़ करके अपने इमेज को वर्ल्ड लेवल पर बड़ा बनाती हैं, जैसे हिटलर, पुतिन, शिंगपिंग और भी ऐसे लीडर्स जिन्होंने इनका यूज़ किया था। इससे कतर को टूरिज़्म, हॉस्पिटल्स, होटल्स, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा और वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी कंट्री बन जाएगी। इस बार 5 अरब से भी ज़्यादा फीफा 2022 के वर्ल्ड कप को देखने वाली ऑडियंस है और इस व्यूवरशिप को कतर ने खरीदा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।